क्या हिमालय की चोटियों पर किसी और दुनिया में जाने का रास्ता है? तिब्बत में कोई तो ऐसी जगह है जहां एक तरह का वॉर्टेक्स है। कहा जाता है कि वो देवताओं का महल है। यूएफओज नजर आने की हजारों रिपोर्ट्स मिली। अचानक उन्होंने देखा कि एक ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट उनके सिर के ऊपर से गुजरा है। लोगों ने बड़े डरावने जीव देखे। ये येटीज अपनी मर्जी से नजर आते हैं और गायब हो जाते हैं। और काफी लोग एक साथ गायब हो गए। उस साम्राज्य में शक्ति थी, उसकी अपनी शान थी और वो अचानक ही गायब हो गया। क्या तिब्बत पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीवों का एक आउटपोस्ट है? दुनिया का ये इलाका एक धार्मिक केंद्र इसलिए बन गया कि यहाँ दूसरी दुनिया के जीव आते जाते थे। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। द लॉस्ट किंगडम। हिमालय के उत्तर में है दुनिया का सबसे ऊंचा भौगोलिक क्षेत्र तिब्बत। उसे दुनिया की छत भी कहते हैं और इसकी औसत ऊंचाई करीब 15,000 फुट है। यहां समंदर की सतह के मुकाबले सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी करीब 40% कम है और यहां का मौसम बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। फिर भी यहां 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और हर साल लाखों लोग इन हालात का सामना करके तिब्बत की पवित्र चोटियों को देखने आते हैं, जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट भी है जो करीब 8.5 किलोमीटर ऊंची है। तिब्बत को बर्फ की धरती कहा जाता है। हम उसे शांग्रीला भी कहते हैं। तिब्बत काफी ऊंचाई पर है, अलग थलग है और बड़ा अनोखा भी है। इस पहाड़ी सल्तनत तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है और यहाँ की अपनी एक बिल्कुल अलग संस्कृति भी है। लाजवाब आर्किटेक्चर है और ऊंचाई तो दिमाग चकरा देती है। तिब्बत के जन्म से जुड़े कई बड़े गहरे रहस्य हैं और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। तिब्बत को आमतौर पर देवताओं की भूमि कहा जाता है। ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है जिसे देखने पश्चिम के बहुत से लोग आते हैं। शुरुआत से ही तिब्बत की संस्कृति के रहस्यों ने हमें आकर्षित किया है और हम उसके दीवाने भी रहे हैं। तिब्बत में करीब 20,000 साल से इंसान रह रहे हैं। इस बेहद मुश्किल माहौल में रहने वाले शुरुआती लोगों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, मगर तिब्बत के प्राचीन लेखों से पता लगता है कि इस इलाके के पहले शासक जैंगशंग लोग थे जो यहां करीब 500 बीसी में आए थे। इस प्राचीन संस्कृति की ज्यादातर बातें आज भी राज ही हैं, मगर इनकी धार्मिक परंपरा बौन आज भी तिब्बत में एक शक्तिशाली परंपरा है। असल में तिब्बत का मूल धर्म है बौन या बौनपो, जो कई लिहाज से दाओइज्म से काफी मिलता जुलता है। वो नेचर और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता है। यहाँ के कुछ स्पॉट्स बहुत ही पावरफुल स्पॉट्स हैं। उनमें काफी जादू है, जैसे दानव और जादू टोना। 8वीं सदी में तिब्बत के राजा ट्राइसोंग डेटसेन यहां एक नया धर्म और एक नई फिलॉसफी लेकर आए, बौद्ध मत। बौद्ध मत को मानने वाले पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और वो किसी सर्वोच्च शक्ति या देवता पर विश्वास नहीं करते। वो ज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसका मतलब होता है आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति। बौन, बौद्ध मत और दूसरी स्थानीय परंपराओं के मेल से ही बना है आज का तिब्बती बौद्ध मत। जब यहां बौद्ध मत आया था, ठीक उसी वक्त तिब्बत में दुनिया के सबसे रहस्यमय धार्मिक नेता का भी अवतार हुआ, दलाई लामा का। हम मानते हैं कि दलाई लामा महात्मा बुद्ध के असली वारिस हैं। दलाई लामा उस करुणा के अवतार हैं जो महात्मा बुद्ध ने तिब्बत को खास तौर पर दी थी। आम लोगों की तरह तिब्बत के ज्यादातर महान विचारक मानते हैं कि वो असल में शेनरेजी का 74वां पुनर्जन्म है।
और वो महात्मा बुद्ध का ही रूप हैं। उस लिहाज से आज के दलाई लामा भी उसी महान शक्ति के अवतार हैं। ये लामास और दूसरी महान हस्तियां तिब्बत में ही रही हैं, इसलिए हम भी तिब्बत के इन महान गुरुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कई बार तिब्बत जा चुका हूं और वहां जाने के बाद हमारी सोच को काफी विस्तार मिलता है, क्योंकि तिब्बत वो जादुई और रहस्यमय जगह है जहां कुछ भी हो सकता है। तिब्बत सिर्फ पूर्व की धार्मिक परंपराओं के दोराहे पर ही नहीं खड़ा है, बल्कि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पृथ्वी पर ये वो जगह है जहां आसमान से आए जीव रहते हैं। कहा जाता है कि वो देवताओं का महल है। हिमालयन रीजन में आपको कई सारी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिनमें कहा गया है कि आसमान से उड़ने वाले वाहनों में जीव आते थे और उन वाहनों को उन्होंने ड्रैगन्स और फ्लाइंग फर्नेसेस कहा था। कुछ शुरुआती संस्कृत लेखों में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जब पहली बार पृथ्वी पर आए थे तब वो 9 फुट लंबे थे। उनकी स्किन का रंग हल्का नीला था, उनके हाथ उनके घुटने तक लंबे थे। इस इलाके में कई ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें महात्मा बुद्ध को बिल्कुल उसी रूप में दिखाया गया है। हम तिब्बत के लोग मानते हैं कई और ग्रहों पर बहुत से लोग रहते हैं। वो शायद वैसे नहीं जैसे हम पृथ्वी पर रहने वाले इंसान हैं। हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ एंशिएंट एलियंस आते थे। वो जीव पृथ्वी पर आते तो थे और ये बात यहाँ के लोगों के दिमाग में हजारों सालों से भरी हुई है। दुनिया का ये इलाका एक धार्मिक केंद्र इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ दूसरी दुनिया के जीव आते जाते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तिब्बत की संस्कृति पर पृथ्वी पर आने वाले प्राचीन परग्रहियों का प्रभाव था? और अगर था तो क्या वो आज भी इन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं? हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में यही माना जाता है कि देवता हिमालय में बसे हुए एक साम्राज्य में रहते हैं जिसका नाम है शंभाला। तिब्बत की संस्कृति में शंभाला की बड़ी अहम भूमिका है और हम मानते हैं कि वो इसी दुनिया में हैं। शंभाला पर वो शासक राज करते हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल होती है। वो सब जानते हैं और वही हमारी पृथ्वी को निर्देश देते हैं। हम मानते हैं कि ये काम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स कर रहे हैं। हो सकता है कि शंभाला नाम का वो लुप्त शहर असल में एक बहुत ही उन्नत परग्रही सभ्यता का खुफिया शहर था, जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं। अगर हाँ, तो क्या इसके एलियन ओरिजिन से जुड़े सबूत हमें तिब्बत में कहीं मिल सकते हैं? शायद इससे जुड़े कुछ सुराग हमें इस अनजाने बीहड़ के एक लेजेंडरी एक्सपीडिशन से मिल जाए। आगे देखिए। कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ लोग फिजिकल फॉर्म में ही नहीं, नॉन फिजिकल फॉर्म में भी रहते हैं। कैलाश पर्वत इस तरह की यूएफओ साइटिंग्स का केंद्र रहा है और ये इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ कुछ छिपा है। तिब्बत 1927 की गर्मियां। रशियन पेंटर, फिलोसोफर और आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रोरिक तिब्बत के पठार के अनजाने बीहड़ में एक ऐसे अभियान पर गए जो पहले कभी नहीं हुआ था और उनका मकसद था लुप्त साम्राज्य शंभाला का पता लगाना। 5 अगस्त 1927 रोरिक ने आसमान में एक अनोखी चीज देखी। उस वक्त वो तिब्बत की उत्तर पूर्वी सरहद के पास पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे। रोरिक ने लिखा कि उन्होंने देखा आसमान में एक बाज उड़ रहा है और फिर अचानक ही उन्होंने देखा कि एक ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट आसमान में बहुत तेजी से उनके सिर के ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल गया। बाद में 1935 के अपने एक लेक्चर में निकोलस रोरिक ने बताया कि उन्होंने आसमान में जो चीज देखी थी वो एक स्पेसक्राफ्ट या कोई एरियल व्हीकल था जो शायद शंभाला से ही आया था। क्या इसका मतलब यह है कि निकोलस रोरिक ने करीब 100 साल पहले मॉडर्न यूएफओ साइटिंग शुरू होने के कई दशक पहले ही तिब्बत में एक परग्रही यान देख लिया था? और अगर ऐसा है तो क्या यह कहा जा सकता है कि यहाँ सदियों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो न सिर्फ आध्यात्मिक हैं बल्कि वो दूसरी दुनिया के जीवों की मौजूदगी से भी जुड़ी हैं? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उस शुरुआती बौद्ध सभ्यता की जांच से मिल जाएं जो अचानक ही बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी।
एंगारी प्रीफेक्चर, तिब्बत 2020। करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद ये खंडहर उस रहस्यमय बौद्ध सल्तनत के अवशेष हैं जिसका नाम था गुगे। 10वीं सदी में शुरू हुई ये सभ्यता 700 साल तक बरकरार रही, मगर उसके बाद स्थानीय मिथकों के मुताबिक उसके निवासी गायब हो गए। उस प्राचीन शहर के खंडहर बड़े कमाल के हैं। वो तिब्बत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है और वहां हजारों ऐसे अवशेष हैं जो किसी मंदिर या महल के लग रहे हैं, मगर अब उनमें से कुछ नहीं बचा है। अपने जमाने में वो काफी प्रभावशाली साम्राज्य रहा होगा। इस बेहद खूबसूरत राजधानी में दीवारों पर आर्टवर्क बने हैं, महात्मा बुद्ध के चित्र हैं, सेक्रेट कार्विंग्स हैं और तरह तरह की दूसरी इमेजेस हैं। उसके पास शक्ति थी, उसकी अलग ही शान थी, मगर अब कुछ नहीं बचा है। गुगे तब तक लगातार ऑपरेशन में रहा था जब तक वो एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हो गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था, या लोगों ने वहां रहना बंद क्यों कर दिया था, या फिर वो कहां चले गए। गुगे 1680 में केंद्रीय तिब्बत सरकार के अधीन आया, मगर वो काफी हद तक अलग थलग ही रहा और करीब 200 सालों तक आजाद भी रहा। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में तिब्बत की सरकार ने गुगे के निवासियों से भी टैक्स लेने का फैसला किया, और जब सैनिक टैक्स लेने वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां तो कोई है ही नहीं। करीब 1 लाख लोग अचानक ही गायब हो गए थे। वो कहां गए ये आज तक एक रहस्य ही है, और तिब्बत के बहुत से लोग मानते हैं कि उनके गायब होने की वजह यह थी कि वो जमीन के नीचे एक लंबे सफर पर चले गए थे। गुगे के किले में सुरंगों और छिपी हुई सीढ़ियों का जाल सा बिछा था जो जमीन के नीचे गई थी और फिर इस पहाड़ के अंदर चली गई थी। हालांकि जब आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां पहुंचे तब वो खंडहर बन चुका था, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि गुगे शहर में जमीन के नीचे जाने के भी कई रास्ते थे। लोग यही मानते थे कि अगर उन सुरंगों के रास्ते कोई जाए तो वो पृथ्वी के काफी नीचे तक पहुंच जाएगा और फिर वो उस रास्ते से छिपे हुए शहर शंभाला तक पहुंच जाएगा। वो एक एक्टिव सिटी थी जहां लाइट और पावर भी थी। क्या ये कहा जा सकता है कि यहाँ रहने वाले इस प्राचीन सभ्यता के लोग जमीन के नीचे नीचे एक महातीर्थ पर मिथकीय साम्राज्य शंभाला तक चले गए थे? अगर गए थे तो उनका रास्ता कहां तक गया था? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि गुगे की सुरंगें पूर्व में एक पवित्र पहाड़ तक जाती थीं, जिसे इन खंडहरों से आसानी से देखा जा सकता था, कैलाश पर्वत। हर साल हजारों तीर्थ यात्री बेहद मुश्किल सफर करके इस पवित्र चोटी के बेस तक जाते हैं। हर साल हजारों तीर्थ यात्री ईश्वर का आशीर्वाद पाने की उम्मीद लेकर कैलाश पर्वत तक जाते हैं, और कहा जाता है कैलाश पर्वत पर वहां रहने वाले देवी देवताओं और बौद्ध अवतारों की शक्तियां समाई हुई हैं। इस सफर में अगर हर कदम पर बिल्कुल सही तरीके से पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ा जाए तो करीब 4 हफ्ते लगते हैं, मगर ये रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा है, इसलिए बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ काल चक्र तंत्र के मुताबिक शंभाला साम्राज्य कैलाश पर्वत के पीछे है, मगर कुछ लोग मानते हैं कि वो उसके अंदर ही है। इस पवित्र चोटी पर लगातार नजर रखने वाले बहुत से लोगों ने यहां आसमान में कई बड़ी रहस्यमय चीजें देखी थीं। कैलाश पर्वत हर तरह के रहस्य के केंद्र में है। यूएफओ साइटिंग्स इस बात का संकेत हैं कि वहां कुछ छिपा हुआ है, मगर उसके बारे में जाना नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत से जुड़े कई मिथक और कहानियां और कई बड़ी अजीब बातें भी हैं। लोग वहां तीर्थ करने जाते हैं, मगर उनसे कहा जाता है कि वहां ज्यादा देर तक न रहें क्योंकि उस पहाड़ के अंदर कोई रेडियो एक्टिव चीज है। हमें बताया गया कि वहां पर लोग फिजिकल फॉर्म और नॉन फिजिकल फॉर्म में भी रहते हैं। वो इस दुनिया की एक सबसे अनोखी जगह है। क्या ये कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत पर होने वाली अजीबोगरीब घटना और उसका शंभाला से संबंध उन परग्रही गतिविधियों से जुड़े हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि जवाब मिल सकता है बौद्ध स्मारक स्तूप के अध्ययन से, जो पूरे नेपाल, भारत और तिब्बत में मिलते हैं, और वो गुगे के खंडहरों में भी हैं।
सदियों से लोग कैलाश पर्वत से आने जाने वाले यूएफओज और अनजान क्राफ्ट्स को देख रहे हैं। जब हम तिब्बत में मिले उन स्तूपों के आकार की तुलना इन डोम शेप से करते हैं तो साफ नजर आता है कि इनमें काफी समानता है और लगता है कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट जमीन पर खड़ा हो। तो हो सकता है कि लोगों ने कैलाश पर जाते इन क्राफ्ट्स को देखा हो और फिर ये फैसला किया कि हमने जो देखा है उसके आधार पर वो स्तूप बनाएंगे। स्तूप की परिभाषा तो यही है कि वो देवताओं के साम्राज्य में जाने वाला एक व्हीकल है। स्तूप की परिभाषा तो यही है। अब उस शब्द व्हीकल को अंतरिक्ष में ले जाने वाले शब्द में बदल दीजिए। हम इन स्तूपों को अजंता की गुफाओं में देख सकते हैं जिनमें नीचे से आग और धुआं निकल रहा है। अब और क्या चाहिए? अब ये कोई प्रतीक नहीं रहा, ये सच बन चुका है। क्या तिब्बत के स्तूप असल में उन परग्रही यानों की नकल हैं जो कैलाश पर्वत पर आते जाते थे और उसके आसपास उड़ते थे, उसी जगह पर जिसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि इसी जगह पर शंभाला साम्राज्य है? अगर ऐसा है तो ये हजारों साल से छिपा कैसे था? क्या ऐसा हो सकता है कि कैलाश पर्वत की ढलानों पर कहीं एक छिपे हुए परग्रही साम्राज्य में जाने का रास्ता है? बहुत से अभियानों में इसका पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन शंभाला साम्राज्य को ढूंढने में नाकामी ही मिली। मगर कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने यहाँ के परग्रही निवासियों से संपर्क करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। आगे देखिए। क्या वो किसी तरह से हिमालय में छिपी हुई किसी दूसरी दुनिया के संपर्क में थी? एलिस्टर क्रोली ने उस जीव का एक चित्र बनाया था। वो एक ग्रे एलियन से काफी मिलते थे। मशहूर रशियन मिस्टिक और फिलोसोफर मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लवाट्स्की ने अपनी बहुत मशहूर किताब लिखी, सीक्रेट डॉक्ट्रिन। उसमें उन्होंने लुप्त हो चुके महाद्वीपों एटलांटिस और लेमुरिया के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। उनका दावा है कि न सिर्फ वो प्राचीन सभ्यताएं मौजूद, मैडम ब्लवाट्स्की ने बार बार कहा कि ह्यूमन लिनिएज उससे कहीं ज्यादा पुरानी है जितना हम जानते हैं, और अटलांटिस या लेमुरिया जैसी प्राइमोर्डियल सिविलाइजेशंस ने मानव इतिहास की बुनियाद रखी थी और वो इजिप्शियन कल्चर, वैदिक कल्चर या दुनिया के किसी भी दूसरे कल्चर से ज्यादा पुरानी थी। और उनके हिसाब से वो हमारी ऑकल्ट हिस्ट्री है जिसे हम या तो भूल गए या फिर उसे समझ ही नहीं पाए। एटलांटिस के बारे में तो प्लेटो ने भी लिखा था, उन्होंने ही सबसे पहले उसकी बात की थी। एटलांटिस और लेमुरिया दोनों जगहों पर एक समय घना अंधेरा छा गया था। वो लोग एक तरह के काले जादू और एक तरह की हाइपर टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए थे और यही बात उनके अंत का कारण बनी। मैडम ब्लवाट्स्की ने दावा किया था कि इसकी जानकारी उन्हें एक रहस्यमय हस्ती से मिली थी जिन्हें महात्मा कहते थे, और संस्कृत शब्द महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। उन्होंने अपना नाम कूठोमी बताया था और तिब्बत में रहते थे। कूठोमी उनसे टेलीपैथिकली बात करते थे, या यूं कहिए वो उन्हें चैनल करती थी। उन्होंने उनके बारे में जो बताया है उससे तो यही लगता है कि वो एक इटर्नल बाबा, एक इटर्नल सोल थे और वो शायद एक अमर जीव थे। कई बार तो वो उनके न्यूयॉर्क सिटी वाले घर में भी नजर आए थे, जबकि वो कई हजार किलोमीटर दूर था। सवाल उठता है कि ये मामला क्या था? क्या वो किसी तरह से हिमालय में मौजूद किसी छिपी हुई दुनिया के संपर्क में थीं? 1875 में मैडम ब्लवाट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी। उसमें कई बहुत ही अहम थिंकर्स शामिल थे जो ईस्टर्न रिलीजन्स और ऑकल्ट की खोज करना चाहते थे और एक ऐसा विश्व भाईचारे का माहौल बनाना चाहते थे जो कूठोमी और दूसरे महात्माओं के विचारों पर आधारित हो। थियोसॉफी का मतलब है देवताओं का ज्ञान। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत कामयाब रही थी और वो काफी पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल भी रही। सिर्फ ऑकल्ट वर्ल्ड में ही नहीं, वो तो कल्चरल वर्ल्ड में भी काफी इन्फ्लुएंशियल थी। उनके साथ पेंटर मॉन्ड्रियन और वेसेली कंडिंस्की भी जुड़े थे जो शुरुआती थियोसॉफिस्ट्स थे। एल फ्रैंक बॉम जिन्होंने ऑज बुक्स लिखी, एबनर डबलडे जिन्होंने बेसबॉल की खोज की, थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज की, ये सब थियोसॉफिकल सोसाइटी के शुरुआती मेंबर्स थे। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी से कई बड़ी नामचीन हस्तियां जुड़ी थीं, लेकिन मैडम ब्लवाट्स्की ने भारत से आए एक लॉ स्टूडेंट को बहुत प्रभावित किया था जो लंदन में उनसे मिलने गए थे। उनका नाम था मोहनदास गांधी। गांधी ने इसके बारे में लिखा था कि वो मुलाकात उनकी जिंदगी की एक बेहद अहम मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि मैडम ब्लवाट्स्की ने उन्हें पहली बार यूनिवर्सल ब्रदरहुड की एक झलक दिखाई थी और उसी पर उनकी फिलॉसफी आधारित है। सिर्फ रेडिकल इक्वालिटी ही नहीं,
रेडिकल नॉन वायलेंस भी जरूरी है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि किस तरह से एक शख्सियत ने, तिब्बत के रहने वाले एक शख्स ने इसी तरह से ब्लवात्स्की के साथ साइकिकल कांटेक्ट किया और फिर वो उस शख्स तक पहुंच गई जो इतिहास का एक सबसे मशहूर इंसान बना और वो भारत में ऐसा रेडिकल चेंज लाए जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का भी रूप बदल दिया। क्या गांधी जी की ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप और भारत की आजादी एक हद तक तिब्बत के उस रहस्यमय और ज्ञानवान शख्स की देन है? अगर ऐसा है तो वो महात्मा आखिर कौन थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब ऐसे ही एक दूसरे जीव के साथ हुए एनकाउंटर की तफ्तीश से मिल सकता है। न्यूयॉर्क सिटी 1918। ब्रिटिश ऑकल्टिस्ट और राइटर एलिस्टर क्रॉली एक जादुई अनुष्ठान करते थे जिसका नाम था अमलांट्रा वर्किंग। उनका दावा था कि उस अनुष्ठान के बाद एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल खुल जाता है और तब वो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क कर लेते हैं। एलिस्टर क्रॉली शायद 20th सेंचुरी के सबसे मशहूर या सबसे बदनाम जादूगर थे। क्रॉली ने एंशिएंट ब्लैक आर्ट्स को रिवाइव करना शुरू किया था, डार्क आर्ट्स को उनके असली रूप में। वो दूसरी दुनिया के बहुत से जीवों के संपर्क में थे और फिर क्रॉली ने उस शख्स को भी देखा था और उस शख्स को वो लाम कहते थे। क्रॉली के मुताबिक वो शख्स तिब्बत में ऊंचे पहाड़ों पर रहते थे, ठीक उसी तरह से जैसे वो महात्मा जिनके बारे में मैडम ब्लवात्स्की ने बताया था। लाम को तिब्बत में ज्ञान का भंडार माना जाता था और वो भी उन हस्तियों जैसे ही थे जिनके संपर्क में मैडम ब्लवात्स्की थीं। क्रॉली के मुताबिक वो बड़े ही रहस्यमय शख्स थे और वो इस दुनिया के जीव लगते ही नहीं थे। एलिस्टर क्रॉली ने उस जीव का एक चित्र बनाया था और अगर आप उस स्केच को देखें तो उसे देखते ही एक बात सबसे पहले दिमाग में आती है कि वो एक ग्रे एलियन से काफी मिलते थे। परग्रही जीवों द्वारा अगवा किए गए 70% लोगों ने बताया है कि उन्होंने वैसे ही जीव का सामना किया था और वो बाद में ग्रेज या ग्रे एलियंस बन गए। क्या ये कहा जा सकता है कि इन जीवों और तिब्बत के उन मास्टर्स के बीच कोई रिश्ता है जिनकी बात एलिस्टर क्रॉली और मैडम ब्लवात्स्की ने की थी? अगर ऐसा है तो क्या यह इस बात का सबूत है कि तिब्बत में एक छिपा हुआ परग्रही साम्राज्य है? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि तिब्बत में परग्रही जीवों की मौजूदगी के कुछ पुख्ता सबूत तो 80 साल से ज्यादा पहले एडोल्फ हिटलर और नाजीज ने ढूंढ निकाले थे। आगे देखिए। कहा तो यही जाता है कि उस मूर्ति में कुछ बहुत ही रहस्यमय या जादुई खूबियां हैं। वो मानव सभ्यता की डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। टीस्टा रिवर वैली, भारत, मई 1938। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से करीब 1 साल पहले जर्मन एक्सप्लोरर और जूलॉजिस्ट अर्नस्ट शेफर एक नाजी फंडेड एक्सपीडिशन के साथ तिब्बत पहुंचे। शेफर के उस एक्सपीडिशन का ऑफिशियल मकसद था तिब्बत का एक कंप्लीट साइंटिफिक रिकॉर्ड बनाना, मगर अनऑफिशियली उन्हें एक और काम करना था, ये पता लगाना कि क्या तिब्बत आर्य लोगों की मूल जन्मस्थली था। इसकी प्रेरणा मिली थी 19वीं सदी की एक किताब व्रिल द पावर ऑफ कमिंग रेस से, जिसे लिखा था ब्रिटिश ऑथर एडवर्ड बुलवर लिटन ने। उन्होंने लिखा था कि इंसानों की उस अनूठी नस्ल के पास जादुई शक्तियां थीं और वो एक तरह से सुपर हीरोज थे। उनके पास व्रिल पावर थी। और अफसोस की बात है कि ये बात शुरुआती नाजी इडियोलॉग्स वर्ल्ड व्यू में भी नजर आती है। माना जाता था कि एक आदमी सुपरमैन बन सकता है और ये काम वही कर सकता है जिसकी आंखें आर्य नस्ल के लोगों जैसी होंगी। नाजी अधिकारियों में से कुछ ने कहा कि जिन महात्माओं की बात मैडम ब्लवात्स्की ने की थी वो सुपरमैन की नस्ल के थे और माना जाता है कि आर्य उनके ही वंशज थे। मगर उस जर्मन एक्सपीडिशन का असली मकसद नाजी सुपीरियॉरिटी साबित करना नहीं, बल्कि छिपे हुए साम्राज्य शंभाला की खोज करना था।
नात्सीज ने शाम्बाला तक जाने वाला रास्ता ढूंढने में बहुत दिलचस्पी दिखाई। नात्सीज भी मैडम ब्लावात्स्की के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई शाम्बाला तक पहुंच जाता है तो वो ही मानव सभ्यता की डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा और पूरी दुनिया उसी के अधीन होगी। वो जब वहीं थे तभी 1939 में युद्ध शुरू हो गया और उन्हें वापस बुला लिया गया। इस वजह से वो वहां जिस चीज की तलाश में गए थे उससे जुड़े पुख्ता सबूत तो नहीं ला पाए, लेकिन कहते हैं कि वो अपने साथ एक मूर्ति लेकर आए थे। शेफर अपने साथ जो चीजें लेकर जर्मनी वापस लौटे थे उनमें 11 किलो की लोहे की मूर्ति भी थी और उन्हें एक बौद्ध अवतार माना जा रहा था। मूर्ति के कपड़े पर स्वास्तिक बना था, दिव्यता का वो प्रतीक जो नाज़ीज से हजारों साल पहले से मौजूद था। वहां से एक और चीज मिली थी जो एक 9 इंच की मूर्ति थी और उसके सीने पर एक स्वास्तिक बना हुआ था, और इस बात ने नाज़ीज का ध्यान खींचा था। तभी तो उन्होंने स्वास्तिक को अपना सिंबल बना लिया और उन्होंने उसे काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्म में रखा। स्वास्तिक असल में प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का एक तिब्बती सिंबल है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में आर्य शब्द एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप में आया जिसमें जर्मन, रोमांस और संस्कृत भाषाएं शामिल थीं। प्राचीन प्रतीक स्वास्तिक को आर्यों से जोड़ दिया गया क्योंकि वो वहीं से मिला था, लेकिन जब नाज़ीज ने और खोजबीन की तो पता लगा कि वो तो एक मास्टर रेस थी और उन्होंने स्वास्तिक को अपनी विरासत और सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपीरियरिटी का प्रतीक बना दिया। इतना तो हम कह ही सकते हैं कि उन्हें जो बात नजर आई थी वो ये थी कि उन्होंने सीने पर बना स्वास्तिक निशान देखा तो उन्हें लगा कि ये उन जीवों का रिप्रेजेंटेशन है जो किसी तरह से आर्यों की कहानी और दुनिया भर में उनकी महानता से जुड़े हुए हैं। क्या आयरन मैन मूर्ति एक ऐसे महात्मा की है जिनकी बात मैडम ब्लावात्स्की ने की थी? क्या हम कह सकते हैं कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि नाज़ी एक्सपीडिशन शम्बाला को ढूंढने के करीब पहुंच चुका था? हालांकि ज्यादातर रिसर्चर्स यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस मूर्ति का असली मतलब क्या है, मगर उसकी खोज के 80 साल बाद एक वैज्ञानिक स्टडी से आयरन मैन का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी 2012 जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम जिसने नए सिरे से आयरन मैन मूर्ति की जांच की थी, उसने अपने नए नतीजों के बारे में साइंटिफिक जर्नल मीटियोराइट्स एंड प्लेनेटरी साइंस में लिखा। उनका कहना था कि वो मूर्ति 11वीं सदी में बनाई गई थी और यह भी पता लगाया कि वो पृथ्वी पर मिलने वाले लोहे से नहीं बनी थी, बल्कि वो बनी थी चिंगा मीटियोराइट से। पता लगा कि वो मूर्ति जिस लोहे से बनी है वो तो हमारे इतिहास में पृथ्वी पर गिरा एक रेयरेस्ट मीटियोराइट था, और वो मीटियोराइट तिब्बत में करीब 15,000 साल पहले गिरा था। वो आज तक मिला एक बड़ा ही अनूठा और हार्डेस्ट मीटियोराइट था। एंशिएंट टिबेटन्स जिन्होंने वो मूर्ति बनाई थी वो जानते थे कि उस मूर्ति में कुछ शक्तियां हैं। तिब्बत के लोगों को भी इस बात का एहसास था कि वो कुछ खास तो है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो मीटियोराइट किसी स्पेसशिप का एक पार्ट तो नहीं था? कोई ऐसा स्पेसशिप जो तिब्बत में क्रैश हो गया हो और उसमें सिर्फ वो चिंगा मीटियोराइट ही बचा हो? क्या ये कहा जा सकता है कि आयरन मैन की मूर्ति एक परग्रही यान के पुर्जे से बनी थी और वो यान कई हजार साल पहले पृथ्वी पर क्रैश हो गया था? क्या ये एक ऐसी घटना के अवशेष हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी पर परग्रही आते जाते रहे हैं और शम्बाला के मिथक की शुरुआत का भी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस कहते हैं कि हाँ, और उनका मानना है कि वो परग्रही दुनिया इतनी मायावी क्यों है, इसका पता हमें उस तिब्बती दानव की कहानियों की पड़ताल से लगेगा जिसे येटी कहते हैं। आगे देखिए। क्या उनकी हत्या सिर पर हथौड़ा मारकर की गई थी और बाद में उन्हें झील में फेंक दिया गया? वो वहां कैसे पहुंचे, ये सच में चौंकाने वाली बात है। माउंट माकलू, नेपाल, 29 अप्रैल 2019। तिब्बत की सरहद से बस कुछ ही किलोमीटर दूर भारतीय सेना ने बर्फ पर पैरों के बहुत बड़े निशान देखे जो 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे।
उन्होंने कहा कि पैरों के वो निशान उस मिथकीय जीव के ही हैं जिसे हम येटी कहते हैं। येटी एक हिमालयन मॉन्स्टर है जो देखने में इंसान जैसा लगता है और वो एप जैसा भी लगता है। ये उसकी कंपोजिट फिगर है। वहाँ के लोगों ने उसे बर्फ पर पहाड़ों पर देखा है। येटी की कहानियां तो उसी समय से प्रचलन में है जब तिब्बत में बौद्ध धर्म आया भी नहीं था, और बौद्ध धर्म के जादू टोना करने वाले लोग उन वाइल्ड मैन की बात करते थे जो पावर और परफेक्शन की एक छिपी हुई जगह ओल्मो लंगरिंग की पहरेदारी करते थे, और तिब्बती बौद्ध परंपरा में उसे ही शंभाला कहा गया है। येटी के बारे में कहा जाता था कि वो काफी हिंसक होते हैं और इंसानों से बहुत नफरत करते हैं, और इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि उन्हें शंभाला का रखवाला माना जाता है, और उनका काम था ऐसे लोगों को उस पवित्र से भी पवित्र जगह पर जाने से रोकना जिनकी आत्मा शुद्ध नहीं थी। जब शुरुआती ब्रिटिश एक्सपेडिशंस भारत से तिब्बत गए तो वो माउंट एवरेस्ट के रास्ते में तिब्बतन मॉनेस्ट्रीज में भी रुके, जहां उन्हें येतियों के बारे में बताया गया। ये भी कहा गया कि वो येती ही शंभाला के एंट्रेंस के रक्षक हैं। दानव देवताओं की धरती की रखवाली कर रहे थे। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब सी तो लगती है, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ऐसे कई बड़े चौंकाने वाले सबूत हैं जिनसे लगता है कि ये कहानियां सही हैं। उत्तराखंड, भारत। हिमालय पर्वतमाला में 16,000 फुट की ऊंचाई पर तिब्बत की सरहद से करीब 65 किलोमीटर दूर मौजूद है रूपकुंड झील। हालांकि ये सैलानियों की पसंदीदा जगह है, मगर जो लोग पानी की इस छोटी सी खूबसूरत झील को देखने आते हैं उन्हें यहाँ एक बड़ा डरावना नजारा भी दिखाई देता है। रूपकुंड झील में 600 से ज्यादा इंसानों के अवशेष पड़े हैं। दशकों से वैज्ञानिक यही अंदाजा लगा रहे हैं कि वो लोग एक बहुत बड़ी तबाही का शिकार बने थे, लेकिन 2019 में उनकी डीएनए सैंपलिंग से पता चला कि आज जो अवशेष हमें उस स्केलेटन लेक में दिख रहे हैं वो असल में एक ही साथ नहीं मरे थे, बल्कि उनकी मौत अलग अलग वक्त पर हुई थी और करीब 1000 साल के बीच हुई थी। कहा जाता है कि उनमें से कुछ स्केलेटन्स के सिर की हड्डी टूटी थी और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। क्या उनकी हत्या की गई थी और उनके सिर पर हथौड़े से वार करके उन्हें झील में फेंक दिया गया था? रिसर्चर्स तो ये सब देखकर हैरान हैं, और जैसे जैसे झील से जानकारियां मिलती जा रही हैं, रहस्य और भी गहराता जा रहा है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने रूपकुंड से मिली हड्डियों की डीएनए टेस्टिंग की। उन्हें उनमें कई साउथ एशियंस और कुछ ईस्ट एशियंस यानी कि चाइनीज और कोरियंस की हड्डियां भी मिली। कुछ पश्चिम की भी थी, मेडिटेरेनियन रीजन की। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो सारे लोग वहां कैसे पहुंच गए थे। ये बात सच में चौंकाने वाली है। आखिर इस छोटी सी पहाड़ी झील में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के लोग यहाँ इतना मुश्किल सफर करके चले आते थे, और वो सब एक ही बार में नहीं आए थे बल्कि कई 100 सालों में अलग अलग समय पर आए थे। रूपकुंड झील कैलाश पर्वत के तीर्थ यात्रा मार्ग पर है, और वो हिंदू और तिब्बती बौद्ध धर्मों में एक बहुत ही अहम जियोग्राफिक साइट भी है। हो सकता है वो लोग वहां अलग अलग समय पर तीर्थ करने गए हों। अगर येटी को शंभाला का रखवाला माना जाता है और कैलाश ही शंभाला है, तो ये बात समझ में आती है कि येटी ने उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा होगा, उनकी हत्या की होगी और उनकी जान लेकर उन्हें स्केलेटन लेक में फेंक दिया होगा। क्या स्केलेटन लेक में मिली हड्डियां उन तीर्थ यात्रियों की हैं जो शंभाला की तलाश में आए थे और येटी का शिकार बन गए? हालांकि बहुत से लोगों ने तिब्बत में येटी को देखा है, मगर उनके वजूद का अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। कहा तो यही जाता है कि वो रहस्यमय जीव अचानक ही गायब हो जाते हैं। 1951 में वर्ल्ड फेमस माउंटेनियर एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे और वो 19,000 फुट की ऊंचाई पर थे। तभी अचानक ही उन्हें बर्फ पर पैरों के बहुत बड़े बड़े निशान दिखे। वो काफी दूर तक उन निशानों के पीछे गए, मगर आगे जाकर वो निशान एक ग्लेशियर में गायब हो गए। ये शायद एक इंटर डायमेंशनल जीव है जो या तो खुद को छिपा लेता है या किसी और दुनिया में गायब हो जाता है। हो सकता है कि वो फिजिकल बायोलॉजिकल जीव ना हो, बल्कि एक इंटर डायमेंशनल क्लास के जीव हों।
वो अपनी मर्जी के हिसाब से नजर आते थे और गायब हो जाते थे, और फिर अचानक ही उनके सामने चले आते जो उनके हिसाब से एक खास जगह पर जाने लायक नहीं होते थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि येटी और वो जिस साम्राज्य शंभाला की रखवाली कर रहे थे, वो दोनों न सिर्फ परग्रही थे बल्कि इंटरडायमेंशनल भी थे? शायद इसी वजह से वो इतने मायावी भी थे। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स जैसे जॉक वले, जॉन कील और कुछ दूसरे लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो शायद किसी और ग्रह से आए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स नहीं हैं, बल्कि वो अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं जो पैरेलल स्पेस से आए हैं। और यही बात मिस्टिसिज्म के मास्टर्स और प्रोफेटिक ट्रेडिशंस में हजारों सालों से कही जा रही है। अगर किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता तिब्बत में कहीं पर है, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं, तो क्या वो एक ऐसी जगह है जहां से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या शायद अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हमारी दुनिया में आते जाते हैं? क्या हम भी उस रास्ते से उनकी दुनिया में जा सकते हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि उस कॉस्मिक पैराडाइज तक जाने के लिए हमें तिब्बत की किसी खुफिया जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें दिमाग को साधने की एक प्राचीन तकनीक का मास्टर बनना होगा। हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहते। तिब्बतन ट्रेडिशन में कहा जाता है कि जब कोई लामा इस स्थिति तक पहुंच जाता है तब वो 12 स्टार सिस्टम्स में सफर करता है, और वहां जो ज्ञान दिया जाता है वो सब पृथ्वी से जुड़ा होता है, और जीव आते जाते हैं, अपने साथ वो ज्ञान लेकर आते हैं और दूसरी सभ्यताओं को एनलाइटन करते हैं। रेनबो लाइट बॉडी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टीचिंग है जो पृथ्वी पर दूसरे स्टार सिस्टम से आई है। अभी तो बहुत कम लोग इस बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है या अपने पैरेलल डिमेंशंस के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मगर आने वाले दिनों में ये दुनियाएं एक हो जाएंगी। बिब्लिकल ट्रेडिशन भी यही कहती है और बताती है कि एक दिन सब सच जान जाएंगे, मतलब सब एनलाइटन हो जाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर किसी और डायमेंशन में जाने का रास्ता है? अगर है तो क्या इस ऑल्टरनेट रेल्म में हम सिर्फ एनलाइटनमेंट के बाद ही जा सकते हैं? लगता है कि विज्ञान जैसे जैसे इंसान की कॉन्शियसनेस के बारे में और समझता जाएगा, हम भी वो जान जाएंगे जो तिब्बत के मास्टर सदियों पहले से जानते हैं। हम तारों तक सिर्फ टेक्नोलॉजी को साध कर ही नहीं पहुंच सकते, बल्कि हमें इंसान के दिमाग की शक्ति को भी साधना होगा।